गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद पायल। तो गाइस अब फिर से हम देखेंगे हमारी केस लॉज की जो सीरीज चल रही थी। हमने फर्स्ट और सेकंड दो केस लॉज हमने कंप्लीट कर लिए कंपटीशन एक्ट के। अब हम देखेंगे केस। सबसे पहले हम देख लेते हैं केस लॉ नंबर 3 जो हमारा केस लॉ है वो है हमारा राजस्थान सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड वर्सेस यूआई। ठीक है, ये हमारा केस लॉ का नाम है। इसमें सबसे पहले हम फैक्ट्स देखेंगे क्या क्या हुआ था। ठीक है, वो हमारा फैक्ट्स रहेगा। तो यहाँ देखो, पहले मैं इस केस लॉ को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखो यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं, जो मतलब क्लास देख रहे हैं, वो क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि वो चाहते हैं कि जो मैं ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ से यहाँ तक जो भी कुछ लिखा हुआ है, जितना भी ये सब लिखा हुआ है, मैं इसको वन बाय वन आपको समझाऊं। ठीक है, एक एक चीज को बताऊं कि क्या फैक्ट्स थे, क्या उसका कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, क्या प्रोसीजर था, वो सब चीजें समझाऊं। ठीक है, जो कि मैंने हमारा केस, जो कि हमारा लेक्चर 1 में मैंने समझाया था। ठीक है, और एक होते हैं हमारे दूसरे टाइप के पर्सन जो चाहते हैं कि बस जो केस लॉ में बोला हुआ है आप उसको हिंदी में समराइज कर दीजिए फटाफट से, जिससे कि हमारा क्या है ऑन एवरेज एक हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट के जितने भी टोटल केस लॉज है वो हमारा आराम से 30 मिनट्स के अंदर पूरा कवर हो जाए। बस आप हमें 20 से 25 मिनट में ये सब चीजें समझा दीजिए कि एक एक केस लॉ में क्या क्या बताया है, बस हिंदी में उसको समराइज करके बस बता दीजिए। ठीक है, तो दो तरीके के लोग हैं। मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि दोनों ही तरीके से आपको समझाऊं। ठीक है, पहले आपको फैक्ट्स वगैरह पूरा यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको बताऊं, साथ में आपको ये भी कंक्लूजन भी ड्रॉ करके बता दूंगी, हिंदी में लिखवा दूंगी कि इसमें क्या चीज था ओवरऑल कंक्लूजन। ठीक है, बाकी आपको कुछ और सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि वो मुझे अप्लाई करने चाहिए, अगर उससे कुछ बेनिफिट होगा तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं हमारा केस लॉ नंबर 3। इसमें क्या फैक्ट्स है। सबसे पहले फैक्ट देखेंगे, लैंडर वाज फ्लोटेड बाय द आईओसीएल। आईओसीएल मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, लैंडर फ्लोटेड फॉर द परचेजेस ऑफ एलपीजी सिलेंडर। यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स थे ना, उन्होंने अप्रोच किया सीसीआई को और चैलेंजिंग द टेंडर कंडीशन जो कि इंपोज करी गई थी आईओसीएल के द्वारा। तो जो हमारे यहाँ एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स जो थे, ठीक है, इनको दिक्कत थी, जो भी इन्होंने आईओसीएल ने कंडीशन इंपोज करी हुई थी ना, उससे उनको नुकसान हो रहा था। इसलिए इन्होंने क्या है सीसीआई के पास गए, सीसीआई को इनके खिलाफ शिकायत करी, लेकिन सीसीआई ने क्या है इस मैटर को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और इन्होंने जो केस था अगेंस्ट आईओसीएल क्लोज कर दिया। लेकिन अब जब आगे इन्वेस्टिगेशन हुई बाय द डायरेक्टर जनरल, डीजी ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी और क्या नोटिस किया, डीजी ने नोटिस किया कि सिमिलर पैटर्न ऑफ बिड सबमिशन बाय द एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स। अब वो भी इस तरीके से बिड लगा रहे थे। इन सब की वजह से सीसीआई को खुद से ओन मोशन खुद से इंक्वायरी करनी पड़ी इनटू द एलिज कार्टेलाइजेशन एंड द बिड रिगिंग बाय द एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा था मैं आपको एक बार हिंदी में बता देती हूँ। जो हमारे एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स थे, इन्होंने आपस में मिलकर एक प्राइस सेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एक प्राइस सेट किया और उन्होंने उस प्राइस पर बायर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ये मैटर डीजी के पास गया, डायरेक्टर जनरल के पास गया, क्योंकि उनको क्या है, उनका कहना है कि इस तरीके से एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर ने तो एक कर्टेलाइजेशन बना लिया, कर्टेल कर लिया, एक प्राइस सेट कर लिया जिस तरीके से, इस तरीके से तो ये कंपटीशन को खत्म कर देंगे। ठीक है, और कंपटीशन होना जरूरी है। और सीसीआई जो है वो इस कंक्लूजन पर पहुंची कि जो 45 एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स है आउट ऑफ 47, मतलब 47 में से 45 मैन्युफैक्चरर इसी तरीके की एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में एंटर करे हुए हैं इन वॉयलेशन ऑफ द कंपटीशन एक्ट बाय रिगिंग बिड्स इन द आईओसीएल लैंडर, जिसकी वजह से सीसीआई ने पेनल्टीज इंपोज कर दी उन सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स पर एक्सेप्ट फॉर वन पार्टी, मतलब 45। आपके यहाँ ये टोटल 47 में से 45 जो है वो इसी तरीके का एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर रहे थे। अब उन 45 में से 44 जो है, मतलब एक को छोड़ के 44 जो है वो अपील में गए। अपील नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी क्या होती है, सीसीआई के। अगर आप उससे अग्री हो तो आप किसके पास जाते हो, कॉम्पैट के पास जाते हो ना। ठीक है, कॉम्पैट का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये जो है आगे हमारे 44 पार्टीज जो है वो अपील में गए कॉम्पैट के पास। तो कॉम्पैट ने क्या करा, कॉम्पैट ने क्या समर्थन किया, अपहेल्ड का मतलब है समर्थन करना। ठीक है, जो भी हमारा सीसीआई ने डिसीजन लिया था ना, कॉम्पैट ने उसको सपोर्ट किया। ठीक है, एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन, की भाई कॉन्ट्रावेंशन तो हुआ है एंड रिडक्शन, लेकिन इसने क्या करा, ऑर्डर कर दिया रिडक्शन ऑफ पेनल्टीज, की पेनल्टीज को मैं रिड्यूस कर दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेवेंट टर्नओवर, जिसकी टर्नओवर जैसी रहेगी उस हिसाब से पेनल्टीज को रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, मेन चीज क्या थी, इशू क्या था जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो चीज अब हम देखेंगे। ठीक है, इशू यहाँ पर क्या था, कैन एंटरप्राइज बी इन वॉयलेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 व्हेन प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस आर देमसेल्फ नॉट कंड्यूसिव टू ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब आपसे पूछता है क्या ये एंटरप्राइज जो है वो वॉयलेशन ऑफ द कंपटीशन एक्ट है, क्या उसने कोई वॉयलेशन किया है, अगर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन जो है वो खुद ही कंड्यूसिव नहीं है अपने आप में टू अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब क्या है, मैं इसको एक डायग्राम से समझा देती हूँ जो कि आपकी समरी भी रहेगी इस पूरी केस लॉस की। यहाँ पे क्या है, अगर मान के चलो यहाँ पर क्या है, अगर काफी सारे सेलर्स जो है उन्होंने आपस में मिलकर एक कार्टेल बना लिया और प्राइस को फिक्स कर दिया। ठीक है, जिसका जो ये हमारे केस में क्या है एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स के नाम से है। इन्होंने आपस में क्या करा था, आपस में
मिलकर एक प्राइस को फिक्स कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि इनके पास जो बायर है वो लिमिटेड है, बायर लिमिटेड है तो क्या है, अगर एक ही बायर है, एक कॉम्पिटिटर मान के चलो 800 रुपए का सिलेंडर बेचता है, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला क्या करेगा, उसमें 10 रुपए कम करके 790 में बेचने आ जाएगा, तीसरा क्या करेगा, उसमें और -20 कर देगा। इस तरीके से क्या है, ये सस्ता बेचते चले जाएंगे। एक ही बायर और सेलर जो है बहुत सारे हैं, तो यहाँ बायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है, ठीक है। तो सेलर क्या है, आपस में इस वजह से प्राइस को फिक्स किया, उन्होंने आपस में मिलकर एक पैरेलल बिहेवियर रखा कि हम ऐसा करते हैं, प्राइस फिक्स कर देते हैं, क्योंकि बायर तो यहाँ लिमिटेड है। तो इसीलिए अब एक बात बताइए, इनका जो ये प्राइस फिक्स करना है, क्या ये वायलेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट है? देखो वैसे तो प्राइस फिक्स करना, कार्टेल बनाना वायलेशन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट होता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक रीजन है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या है, पैरेलल बिहेवियर शो करा है। प्राइस को फिक्स करने का स्पेसिफिक रीजन बताया है कि अगर हम प्राइस को फिक्स नहीं करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत बन जाएगी। हर एक सेलर अपने आप में थोड़ा बहुत रुपए कम करके, 5-10 रुपए कम करके उस बायर को, लिमिटेड बायर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर इन लोग का कोई कार्टेल बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर ये कोई भी वॉयलेट नहीं कर रहा है इन द प्रोविजन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज बोली थी गाइस। सुप्रीम कोर्ट बोलती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोली यहाँ पर कि दे आर नॉट सफिशिएंट एविडेंस, कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जिस वजह से उसको होल्ड नहीं कर सकते टू होल्ड द एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चर इन वॉयलेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। सिर्फ इसी वजह से कि ये प्राइस को फिक्स कर रहे हैं, और प्राइस फिक्स करने के पीछे भी इन लोग का एक स्पेसिफिक रीजन है, तो इसीलिए इनको इन वॉयलेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जो की रेशियो डिसाइडेड हुए थे वो मैं आपको एक बार यहाँ से बता देती हूँ। अगर एग्जाम में ये केस लॉ आ जाए तो आप ये एटलीस्ट जो मैंने मार्किंग करे हुए ये वर्ड्स आपको जरूर लिख कर आने हैं, ठीक है। तो पूरा तो वैसे भी नहीं लिख पाते हैं, तो ये जो मार्किंग करे हुए रहेंगे वर्ड्स, तो आपको ये लिख कर आने हैं, क्योंकि ये हमारे जरूरी है, यही हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। तो जो भी हमारे की रेशियो डिसाइडेड हुए थे, कंक्लूजन जो आया था वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, द पर्पस ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट इज नॉट मेयरली टू एलिमिनेट द एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बट आल्सो टू प्रमोट एंड सस्टेन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट का पर्पस कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना भी है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि बिकॉज ऑफ limited buyers and influence of the buyers in fixation of the price was all prevalent, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि यहाँ पर जो सिचुएशन अराइज हुई है वो लिमिटेड बायर्स की वजह से हुई है, और ये बायर्स अगर लिमिटेड हैं तो ये प्राइस को इन्फ्लुएंस करेंगे इनका फिक्सेशन ऑफ द प्राइस में, ठीक है। तो इसी वजह से ये करना जरूरी था, ठीक है, ये स्पेसिफिक रीजन था इनके पास, ठीक है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट वही चीज बोल रही है जो मैं आपको ऊपर समझा कर आई हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलती है एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स हैड डिस्चार्ज देयर ओनर्स बाय शोइंग दैट द पैरेलल बिहेवियर वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द कंसर्न प्रैक्टिसेस बट ऑफ द मार्केट कंडीशन। हमारे एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स थे, इन्होंने तो अपने आप को वहीं प्रूव कर दिया बाय शोइंग देयर पैरेलल बिहेवियर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मार्केट कंडीशन ऐसी अराइज हो गई थी, इसी वजह से इनको प्राइस फिक्स करना पड़ा। इन लोगों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। इन लोगों ने अपने जो हमारी प्रूफ करने की जिम्मेदारी थी वो वहीं डिस्चार्ज कर दी बाय शोइंग द पैरेलल बिहेवियर। ये मैं 4-5 बार ये वर्ड बोल चुकी हूँ, शोइंग द पैरेलल बिहेवियर, ये आपको एग्जाम में लिख कर आना, ये इंपॉर्टेंट की वर्ड है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखेंगे, इसमें साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बोलती है इट वॉज अप टू द CCI टू इंक्वायर फर्दर इन दिस केस विच इट फेल टू डू। देखो आपने अगर केस लॉ जो स्टार्टिंग से मैंने जो पढ़ा था वो अगर ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, जो एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स थे ना, एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर सबसे पहले CCI के पास गए थे, अप्रोच किया था इनको कि IUCI ने कुछ कंडीशन इम्पोज करी हुई है, लेकिन CCI ने इस मैटर को सीरियस नहीं लिया था और केस को क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो वही सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि ये CCI की जिम्मेदारी थी इस मैटर पर इंक्वायरी ढंग से करने की, लेकिन इसने तो वो उसमें फेल ही हो गई, इट वॉज फेल टू डू, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर ये आपको लिखनी है। साथ साथ ये अकॉर्डिंगली जो हमारा फाइनल कंक्लूजन था वो क्या था, अकॉर्डिंगली द सुप्रीम कोर्ट हैड दैट देयर वाज नॉट सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है। मैंने ऊपर आपको यही लिखा, टू होल्ड द एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चर इन वायलेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट एंड सेट असाइड द कॉम्पैक्ट ऑर्डर्स, ठीक है, अपहोल्डिंग द एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चर इन वायलेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। आपने देखा था ना कॉम्पैक्ट ने क्या ऑर्डर पास करा था, जो हमारे CCI ने बोला था ना एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स ने वायलेट किया प्रोविजंस, वही कॉम्पैक्ट उसका समर्थन कर आया था कि हाँ जी इन्होंने वायलेशन करा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई सफिशिएंट एविडेंस ना होने की वजह से हम एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चर को इन वायलेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं मानेंगे। तो गाइज आई होप आपको ये जो हमारी केस लॉ है, केस लॉ नंबर 3 वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने अपना बेस्ट दिया इसको समझाने का, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे 4th केस लॉ, जिसका नाम रहेगा CCI वर्सेस भारतीय एयरटेल लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें केस में क्या हुआ था वो हम सबसे पहले फैक्ट्स देखेंगे इसके। तो फैक्ट्स गाइस क्या था, CCI एक्टिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन फाइल बाय द रिलायंस जियो टेलीकॉम लिमिटेड, जिसे मान के चलो मतलब जियो ने एक शिकायत करी थी CCI के पास
उस शिकायत के बेस पे सीसीआई ऑर्डर करता है डायरेक्टर जनरल को कि इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द एलिज कार्टेलाइजेशन बाय द भारती एयरटेल लिमिटेड। मतलब इन लोगों ने, जिनके नाम लूंगी ना, इन लोगों ने आपस में क्या कार्टेलाइजेशन बनाया था, किस किसने, भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड ने एंड इंडियन सेलुलर लिमिटेड ने एंड द सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम ओपीएस बोलेंगे। इन लोगों ने आपस में मिलकर कार्टेलाइजेशन बना दिया था। इस तरीके से कार्टेलाइजेशन किया था कि जियो के एंट्री को रोक सके। इट वाज एलिज्ड दैट ओपीएस हैड कार्टेलाइज्ड टू डिनाई जियो एंट्री इनटू द टेलीकॉम सेक्टर बाय नॉट प्रोवाइडिंग इट एडिक्वेट पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शंस। इसको एडिक्वेट पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं दिए थे, जिससे क्या है जियो के एंट्री को टेलीकॉम सेक्टर में रोक सके। ठीक है, तो ये आपस में इन लोगों ने कार्टेलाइजेशन बनाया था, रिजल्टिंग इन कॉल फेलियर्स बिटवीन द जियो एंड द अदर नेटवर्क्स। जियो हैड आल्सो फाइल्ड लेटर्स विद द ट्राई कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ ओपीएस। ठीक है, जियो ने यहाँ पर भी ट्राई में भी कंप्लेन फाइल किया था। फिर इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट बीएससी क्या बोलती है, सेट असाइड द सीसीआई ऑर्डर। सीसीआई का जो भी ऑर्डर पास था ना इन्वेस्टिगेशन करने का, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको साइड रख दिया एंड हेल्ड दैट द टेलीकॉम सेक्टर इज गवर्न, कि ये मैटर है वो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, इसीलिए सीसीआई इस पे काम नहीं करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसे बोल के सीसीआई का ऑर्डर साइड में रख दिया एंड हेल्ड दैट द टेलीकॉम सेक्टर इज गवर्न, रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द सर्टेन स्पेशल अथॉरिटीज। वो यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, सीसीआई डज नॉट हैव द जुरिडिक्शन। ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा बोला। तो ये मैटर जो है वो स्पेशल अथॉरिटीज यानी कि ट्राई द्वारा सॉल्व किया जाएगा। टीडीएसटी इनको सॉल्व करेगी मैटर को, सीसीआई यहाँ पर नहीं करेगी, ऐसे बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था। ठीक है, एंड द सीसीआई एंड द जियो अग्री बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर। क्योंकि देखो सीसीआई जियो के साथ थी, लेकिन इसने क्या है सीसीआई का ऑर्डर जो है वो सेट असाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो सीसीआई एंड जियो जो है वो अग्री है बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर, तो इसीलिए ये आगे नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी पर जाएगी। तो हाई कोर्ट के नेक्स्ट लेवल कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को। तो अब देखते हैं मेन इशू क्या था। इशू क्या था गाइस, इशू आपको पता होना चाहिए, इशू को ही क्वेश्चन में फ्रेम करके देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इशू क्या था, वेदर द सीसीआई हैज द जुरिडिक्शन टू डील विद द मैटर अनलेस द इश्यूज आर सेटल्ड बाय द अथॉरिटीज अंडर द ट्राई एक्ट। ये कहता है कि सीसीआई के पास पावर है कि वो उस मैटर को डील कर सके जब तक कि अगर कोई जो स्पेशल अथॉरिटी जो ट्राई है जब तक वो मैटर को कंक्लूड ना कर दे तब तक क्या सीसीआई बीच में जाकर उस मैटर को डील कर सकती है। तो गाइस इसका आंसर रहेगा नहीं। पहले क्या है, ये मैटर ट्राई हैंडल करेगी क्योंकि वो स्पेशल अथॉरिटीज है इस केस में। फिर उसके बाद जब वो कंक्लूजन ड्रॉ कर दे तब उस केस में सीसीआई वहां पर अपना जुरिडिक्शन अप्लाई कर सकती है, राइट। इसको मैं समराइज बताने से पहले थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या की रेशियोज डिसाइड करे गए थे यहाँ पर। ठीक है, डीलिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ द वेदर द सीसीआई हैज द जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, ट्राई एक्ट एंड द कौन सा एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट आर बोथ स्पेशल एक्ट। ठीक है, ये बोलती है ट्राई अपने आप में स्पेशल है एंड द कॉम्पिटिशन एक्ट दोनों ये भी अपने आप में स्पेशल है। सुप्रीम कोर्ट और क्लैरिफाई करती है जुरिडिक्शन ऑफ द सीसीआई इज नॉट आउटस्टेटेड। आउटस्टेटेड का मतलब क्या होता है, किसी को पद से हटाना। ठीक है, तो सीसीआई का ये जो जुरिडिक्शन है नॉट आउटस्टेटेड बाय द ट्राई एक्ट। ऐसा नहीं है ट्राई एक्ट सीसीआई को बोले कि आप तो अपने पास से हटो, इस मैटर को मैं डील करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाउएवर द कोर्ट हैज कॉग्निजेंट दैट द सिमल्टेनियस एक्सरसाइज ऑफ द जुरिडिक्शन बाय द बोथ कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्टिंग आउटकम्स एंड अनसर्टेनिटीज। क्योंकि अगर दोनों ही एक साथ, सिमल्टेनियस वर्ड लिखा है, दोनों अगर एक साथ इस मैटर में डील करेंगे तो इससे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आउटकम्स होंगे। ठीक है, मतलब दोनों अपने अपने अलग अलग आउटकम्स पे रीच करेंगे तो दोनों यहाँ पर एक साथ जुरिडिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलती है sought to maintain the balance by adopting the following approach। क्या अप्रोच दिया इसने बोला ट्राई क्या कर तू, ट्राई बीइंग द एक्सपर्ट रेगुलेटरी बॉडी गवर्निंग द टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड मैटर है तो ट्राई जो है यहाँ पे स्पेशल रेगुलेटरी बॉडी रहेगी। तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज बताई है। बाकी इसके बारे में ट्राई के क्या क्या काम होते हैं उसको थोड़ा डिटेल में बता दिया है। तो एग्जाम में जब लिखो तो आप ये पूरा बॉक्स लिख कर आना। साथ साथ बोलती है सुप्रीम कोर्ट सीसीआई के लिए क्या बोलती है, वंस द जुरिडिक्शन एक्सपेक्ट्स आर स्ट्रेटेंड एंड आंसर्ड बाय द ट्राई। मतलब एक बार अगर ट्राई जवाब दे देती है ना, देन सीसीआई कैन एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन अंडर द एक्ट। द सीसीआई एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन इज एज सच नॉट रिजेक्टेड। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि सीसीआई तू यहाँ पर काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं बोला जाएगा। उसको बोला जाएगा पहले एक बार ट्राई को मैटर डील कर लेने दो, जब वो कंक्लूजन ड्रॉ कर दे तब आप अपना जुरिडिक्शन अप्लाई कर देना। ठीक है, बट पुश टू अ लेटर स्टेज। ठीक है, बस इसको रिजेक्ट नहीं किया है, लेटर स्टेज पर पुश कर दिया है, आप बाद में मैटर को डील कर लेना। इस केस लॉ में यही चीज बताई गई है। ठीक है, तो ये जो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हमें एग्जाम में कितना लिख कर आना है, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है आपको एग्जाम में ये सब जरूर लिख कर आना है। ठीक है, यही मेन पॉइंट्स है तो ये एग्जाम में लिख कर आनी है। अब इसके बाद इसकी समरी देख लेते हैं। समरी मैं आपको साइड में इसलिए लिखाती हूँ क्योंकि एग्जाम में जस्ट आप एक बार रेफर कर सको। एग्जाम में अगर कम टाइम
ट्राई में, तो इसको इस बॉक्स को देख लो तो पता चल जाएगा इसमें क्या क्या था। तो यहाँ मैंने लिखा है ट्राई एंड द CCI आर स्पेशल एक्ट, ठीक है, ये दोनों ये वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है, जो ये लिखा है ना स्पेशल एक्ट, ऐसे वर्ड लिखना है। ट्राई और CCI अपने आप में स्पेशल एक्ट है, बोथ हैव देयर ओन पावर, अपनी अपनी पावर है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, इसने बोला था बट हेयर केस इज रिलेटेड टू द टेलीकॉम सेक्टर, हैंस प्रायोरिटी दी जाएगी ट्राई को। जब ट्राई अगर अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर दे तो सेकंड नंबर पे CCI इस मैटर से डील कर लेगी। तो प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे ट्राई की रहेगी, सेकंड नंबर पे CCI की रहेगी। वंस ट्राई कंक्लूड द मैटर CCI कैन आल्सो एक्सरसाइज इट्स पावर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहले इस मैटर को ट्राई डील करेगी क्योंकि मैटर टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, उसके बाद जो है CCI इस मैटर को डील करेगी क्योंकि दोनों अपने आप में स्पेशल एक्ट है, दोनों अपने अपनी पावर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले ट्राई देन CCI, ओके। तो फोर्थ केस लॉ भी गाइस आपका कवर हो गया है। आफ्टर दैट वी विल सी द केस लॉ नंबर 5, ठीक है। 5 में देखेंगे, ये हमारा, मुझे तो खैर बेकार सा ही केस लॉ लगा था, बाकी इसमें थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ आपको। फिफ्थ केस लॉ जो है वो बेसिकली इसका नाम क्या है, मोंस्टैंटो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ORS वर्सेस CCI। सबसे पहले फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है। फैक्ट्स में क्या क्या चीज बताई गई थी। यहाँ मोंस्टैंटो जो है इज अ बिजनेस एंटरप्राइज एंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड कमर्शियलाइजिंग जनरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का प्रोडक्शन करता है। इट होल्ड्स ए पोर्टफोलियो, इसके पास टोटल पेटेंट एंड इसके पास पोर्टफोलियो है पेटेंट्स का, एम्बलेम्स का एंड लाइसेंसेस। पर गाइस एक पार्टी और रहेगी MMBL, जो कि एजेंसी रहेगी इंटीग्रेटेड इन इंडिया एंड इज अ पार्ट ऑफ द मोंस्टैंटो ऑर्गेनाइजेशन, इसी का ही ये पार्ट रहेगी। यहाँ पर मोंस्टैंटो क्या करती है, एक जो इसके पास पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स जो है ना, इनको ये लिस्ट करा देती है और यूज करने से मना कर देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात आएगी कि ये डोमिनेंट पोजीशन जो मोंस्टैंटो है, क्योंकि इसकी अपने मार्केट में अपने आप में एक डोमिनेंट पोजीशन है, ठीक है। तो क्या इस डोमिनेंट पोजीशंस को ये इंपोज करके अनरीजनेबली हाई ट्रेड्स फीस वगैरह ले रही है, ये चीज के ऊपर इन लोगों ने केस लॉ बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इश्यूज देख लेते हैं, इसमें क्या इश्यूज रहे हैं। वेदर नो वर्ड्स मे बी इशू टू द डायरेक्टर पर्सन इन रेट ऑफ द कंपनी अंटिल द CCI रिटर्न्स अ फाइंडिंग इन अ पोजीशन ऑफ द कंपनी दैट हैज इंडल्ज्ड इन एंटी एग्रेसिव स्पोर्ट अंडर द सेक्शन 3 एंड द 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। क्या 3 एंड 4 यहाँ पर लग रहा है, क्या उसके हिसाब से वायलेशन कर रहा है, वो चीजें यहाँ पर बतानी है। वेदर द सेक्शन 48 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट विच ऑफर्स वेरियस लाइबिलिटीज ऑफ फॉक्स इन प्राइस एंड चार्जेबल फॉर द कंडक्ट ऑफ कमर्शियल एंटरप्राइज ऑफ द कंपनी एंड विल फॉलो द हैंडियस्ट ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द CCI और द DG अंडर द सेक्शन 42 एंड द 44 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट एंड नो लॉन्गर टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन 3 एंड 4। अगर मैं इसको तो हिंदी में थोड़ा डिफाइन करूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर ये अपने लाइसेंस यहाँ पर जो इन्होंने बताया ना, इनके पास पोर्टफोलियो था, किस किस चीज का, यहाँ पर पोर्टफोलियो था पेटेंट का, एम्बेलेंस का एंड लाइसेंसेस का, ठीक है। इनके पास अगर ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अगर यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो मैं अभी ये बोल रही हूँ ना, इसको आप हिंदी में लिख लेना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है साइड में, ठीक है, तो वो आप लिख लेना। अगर यहाँ पर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाते तो सेक्शन 3 के हिसाब से इनको एग्जाम्पशन मिल जाती, लेकिन इन्होंने क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो वो वहां पर वॉइड माना जाएगा, ठीक है। अगर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है तो मतलब वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है, क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन में अगर डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है तो वो सेक्शन 4 के हिसाब लग जाएगा, मतलब यहाँ सेक्शन 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट लग जाएगा, ठीक। वही यहाँ पर बोला हुआ है, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक बार जस्ट रीड कर लेना। मैं इसका कंक्लूजन बता देती हूँ इस केस लॉ में, ठीक है। क्या कंक्लूजन रहा था, यहाँ रहा था वाइल एन एग्रीमेंट, ठीक है, एन एग्रीमेंट विच इम्पोज अ रीजनेबल कंडीशन फॉर प्रोटेक्टिंग IPR, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इन्होंने रीजनेबल कंडीशन लगाई है तो ये क्या है, परमिसिबल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई एग्रीमेंट विच इम्पोज अनरीजनेबल कंडीशन इज इम्परमिसिबल अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट, अगर आप अनरीजनेबल कंडीशन लगाओगे तो वो क्या है, इम्परमिसिबल हो जाएगा। आपको यहाँ पर बस 2 वर्ड याद रखने हैं, ठीक है, कि अगर रीजनेबल लगा रहे हैं क्या कंडीशन, किस पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर, तो वो परमिसिबल है। अगर ये अनरीजनेबल लगा रहे हैं तो क्या है, इम्परमिसिबल है। आपको ये कीवर्ड जरूर लिखकर आना है, ठीक है। आप बाकी ऊपर से देख सकते हो, अगर थोड़ा बहुत जहां इंपॉर्टेंट लगता है वो भी लिख सकते हो, लेकिन ये जरूर लिखकर आना है, ठीक है। साथ साथ ये बोलता है ऑनरेबल कोर्ट जो है हमारे, वो फाउंड दैट नो रीजन टू इंटरफेयर विद द इम्पल्ज ऑर्डर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई रीजन नहीं है कि इंटरफेयर करे, जो भी ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आ रहा है उसमें इंटरफेयर करना चाहिए, उसके पास ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं है इंटरफेयर करने के लिए।
आल्सो ऑनरेबल जो हमारा कोर्ट है वो फर्दर फाउंड दैट सेड order to be an administrative order and held unless the same is found to be arbitrary or unreasonable it shall not be interfere। ठीक है, ये जो ऑर्डर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, यहाँ पर जो भी ऑर्डर पास करा जा रहा है, ठीक है, ऐसा कोई अनरीजनेबल ऑर्डर नहीं है जहाँ पर इंटरफेयर उसे करना चाहिए। ठीक, वही चीज है यहाँ पर ऊपर इसी चीज को थोड़ा एलेबोरेट कर करके वही चीज बार बार बोली है। आपको जो याद रखना है वो बस ये याद रखना है, जो बॉक्स है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिमाग में रखना है कि अगर रीजनेबल कंडीशन लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, परमिसिबल रहेगा अंडर सेक्शन 3। लेकिन ये अगर कोई अनरीजनेबल कंडीशन लगाते हैं, अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करते हैं, तो वहां सेक्शन 4 लग जाएगा और वो क्या है, अलाउबल नहीं होगा। ठीक है, ऑनरेबल कोड यहाँ पर ये भी बोलता है कि हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से उसे इंटरफेयर करना चाहिए। ये ऑर्डर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जब तक कोई अनरीजनेबल सिचुएशन ना दिखे तब तक उसे इंटरफेयर नहीं करेगा, वो कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कंक्लूजन पे यहाँ पर यही सेम ड्रॉ किया है। ऑनरेबल जज अपहोल्डिंग द जस्टिफिकेशन ऑफ द CCI एंड डिसरिगार्डिंग द रिट पिटिशन ऑफ द पिटिशनर। ठीक है, जो भी इन्होंने पिटिशनर ने रिट पिटिशन फाइल करी थी उसको मना कर देता है और CCI का जो भी जस्टिफिकेशन है उसी को समर्थन करता है। ठीक है, तो वही सेम चीज बताई गई है और आगे भी यहाँ पर वही सेम चीज बार बार लिखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और क्या है, कोई अनरीजनेबल नहीं है तो उसको कोई इंटरफेयर नहीं करना है अभी कोर्ट को। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बार बार लिखी है। ठीक है, तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग केस लॉज के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।